यानी सारस्वत में। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो देखिए इसकी पहचान देखते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूं, तीहूं आदि शब्द आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए इससे थोड़ा आप आगे बढ़ोगे तो इसकी एक ये पहचान होती है, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रुथ को हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जो सारे जगत के लिए सत्य है, एक ऐसा सत्य जो कभी बदलने वाला नहीं है। जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, तो जो सूर्य है वो तो हमेशा ही पूरब से निकलता है, पहले भी निकलता था, अब भी पूरब से ही निकलता है और आगे भी पूरब से ही निकलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो आगे जाके पश्चिम से निकलेगा और पूरब में छिपेगा। तो ये क्या हो गया हमारा? ये यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया। ऐसे तीसरा है हैबिट, यानी जो सेंटेंस हमारी हैबिट बताते हैं। क्या बताते हैं? हैबिट बताते हैं। वो कौन से होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फोर्थ नंबर पे आता है रुक रुक कर काम का होना। ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इनकी एक खासियत होती है कि इनमें कोई भी काम होता है वो रुक रुक कर होता है, मतलब एक काम बार बार होता है, या फिर बोल सकते हैं रुक रुक कर होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है राम स्कूल जाता है। तो ये क्या बता रहा है? ये एग्जाम्पल हमें कि राम स्कूल जाता है, तो वो रोज जाता है या फिर हफ्ते में 2 बार जाता है या महीने में 1 बार जाता है। तो वो क्या है? रुक रुक कर कार्य हो रहा है, यानी सुबह गया फिर आ गया फिर दूसरे दिन गया। ये कार्य होता तो कंटिन्यू है लेकिन बीच में रुक रुक कर। तो ये जो 4 पहचान है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इनसे हम ये पहचान सकते हैं कि कौन सा वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो देखिए अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए रूल पढ़ेंगे। तो ये रूल क्या है? सबसे पहले इसमें आता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर एस या ईएस, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड। अब ये अदर वर्ड क्या है? देखिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को छोड़कर जितने भी उसमें वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? अदर वर्ड, या फिर हम इन्हें रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो अब हमें देखना है ये एस या ईएस हमें कहाँ लगाना है। हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाते हैं और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगाते हैं। देखिए एस या ईएस कहाँ लगता है? सिंगुलर को प्लूरल में जब हम चेंज करते हैं उसी में तो एस या ईएस लगता है। तो इसीलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस लगाएंगे और प्लूरल के साथ एस या ईएस नहीं लगाएंगे, केवल उसके साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो देखिए चलिए अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है राम बाजार जाता है। राम हो गया सब्जेक्ट, वर्ब हो गए जाता है। अब ये बाजार क्या है? बाजार ऑब्जेक्ट नहीं है, ये है प्लेस। कहाँ जाता है? बाजार जाता है, तो वो क्या है? प्लेस है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसे। सब्जेक्ट राम, तो राम जाना की गो। अब इसमें ऐसे एस लगाएंगे या नहीं लगाएंगे? ऑब्वियसली लगाएंगे क्योंकि ये राम क्या है? सिंगुलर है, तो इसमें ईएस, गोज टू द मार्केट। तो ये क्या बन गया हमारा? राम गोज टू द मार्केट, राम बाजार जाता है। तो देखिए यहाँ पर ओ आया है इसलिए हमने यहाँ ईएस लगाया है। इसे आप क्लियर समझने के लिए मेरी एक वीडियो है नंबर के नाम से, सिंगुलर प्लूरल, तो आप उसे देख सकते हो। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका। वे बाजार जाते हैं। अब देखिए अब वे है, वे का मतलब क्या हो गया? ये प्लूरल है, तो यहाँ पर वे की हो जाएगी दे गो टू मार्केट। अब हमने यहाँ पर ईएस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? प्लूरल है, इसीलिए हमने केवल यहाँ पर गो लिखा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक है सूर्य पूरब से
निकलता है। ये क्या है, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्यों है, क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रुथ की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, यूनिवर्सल ट्रुथ की। और वैसे भी इसमें ताहे आ रहा है, तो वैसे भी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर आप ट्रिक से देखोगे तो यहाँ ताहे आ रहा है, अगर इसका सेंस देखोगे तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो चलिए इसे देखते हैं कैसे बनेगा। द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब हमने इसमें एस लगाया क्योंकि सन क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हमने इसमें एस लगाया। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। और देखते हैं, दो और दो चार होते हैं। तो ये भी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें क्या है, जनरल ट्रुथ है। दो और दो चार ही होते हैं, पांच तो होंगे नहीं। तो ये कैसे बनेगा, 2 and 2 makes 4। क्लियर है। अब आगे हम देखिए, अब हम ये क्या पढ़ रहे थे, ये कौन सा नियम पढ़ रहे थे हम, एफर्मेटिव का। कौन सा नियम था ये, एफर्मेटिव। तो ये जो नियम था वो किसका था, एफर्मेटिव सेंटेंस का। और ये वाला अब जो हम नियम पढ़ेंगे वो है नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें नहीं शब्द आ जाए। क्या आ जाए, नहीं शब्द। जैसे राम बाजार नहीं जाता है। अब इसमें क्या आ गया, यहाँ नहीं आ गया, तो इसमें ये वाला रूल काम नहीं करेगा। उसके लिए हमने कौन सा रूल लिखा है, ये वाला। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, जिसका काम एफर्मेटिव में नहीं होता है। उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है हमें, नेगेटिव सेंटेंस से उसकी जरूरत हमें पड़ती है। तो एफर्मेटिव में जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें हमें डू या डज लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब इस स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, जो कि एफर्मेटिव में भी आता था। उसके बाद हम लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब डू या डज। फिर नहीं जो शब्द है उसकी इंग्लिश क्या होती है, नॉट। तो उस डू या डज के बाद क्या लगाते हैं, नॉट। उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ब। तो केवल आपको इतना याद रखना है, सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब। तो देखिए, ये वाला नियम मैंने इसके नीचे यहाँ क्यों लिखा, जिससे कि आप इसमें और इसमें कंपैरिजन कर सको। तो अब हम आगे देखेंगे डू कहाँ लगाते हैं और डज कहाँ लगाते हैं। अब हमें इसमें ये जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनमें ये टेंशन नहीं होती एस या ई एस की, हमें कहाँ एस लगाना और कहाँ पर ई एस लगाना है। केवल हमें ये डू और डज पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं आगे। राधा खाना नहीं बनाती है। तो अब राधा क्या है, सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। तो राधा। अब देखिए, अब इसके बाद हमें देखना है यहाँ पर हम डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगाते हैं और प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम डज लगाते हैं, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। अब देखिए, डज क्या है, डू में हमने ई एस जोड़ दिया तो वो क्या बन गया, डज। तो हम ई एस या एस कहाँ लगाते थे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, इसीलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो इसे, डू में ई एस जोड़ दिया तो वो क्या हो गया, डज। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये सिंगुलर है राधा, तो डज, फिर नॉट। अब मेन वर्ब क्या है इसमें, देखिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है ये मैं आपको बता दूं। हेल्पिंग वर्ब तो क्या है, डू या डज, ये मैंने आपको भी बता दिया। लेकिन मेन वर्ब वाक्य में जो काम हो रहा होता है वही क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो ये क्या है, बनाती है, क्या है इसके, मेन वर्ब। तो क्या हो जाएगा,
कुक, क्योंकि कुक क्यों लिखा, क्योंकि इसकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ, तो कुक द फूड। राधा डज नॉट कुक द फूड, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो ये ध्यान में रख के ही आपको इस सेंटेंस को बनाना है। अब देखिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। दूसरा है सीता फल नहीं खाती है, तो सीता डज नॉट ईट द फ्रूट्स, ठीक है, सीता डज नॉट ईट द फ्रूट। थर्ड देखते हैं, वे नहीं खेलते हैं, तो अब देखिए वे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है ना ये वे, तो उसमें क्या करेंगे हम, डू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, डू। उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है इसकी, खेलते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्ले, दे डू नॉट प्ले। अब देखिए और मैं आपको ये डू और डज का कॉन्सेप्ट क्लियर करा रही हूँ आई और वी के साथ। आई वी दे इन सब के साथ क्या लगता है, डू लगता है, और ही सी इट उसके साथ डज लगता है। अब इन्हें भी याद, जो आई और वी जो प्रोनाउन है उनके साथ हमेशा हम डू लगाते हैं। वैसे आई को आप देखोगे तो आपको सिंगुलर लगेगा, लेकिन आई क्या है, हम इसे प्लूरल मानते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर डू लगाएंगे। ये कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं जिनमें एफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों हैं। अब हम इन्हें बनाते हैं। तो देखिए ये पहला क्या है, बच्चे घर में शोर मचाते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताइए कि ये एफर्मेटिव है या नेगेटिव है। ये एफर्मेटिव है। तो देखिए हमने नियम में पढ़ा था, सबसे पहले क्या लगाते थे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है बच्चे, तो चिल्ड्रन। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं हम, वर्ब प्लस एस। तो अब आप मुझे ये बताइए इसमें एस लगेगा या नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ ये जो चिल्ड्रन है वो क्या है, प्लूरल है, तो इसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, शोर मचाते हैं, तो चिल्ड्रन अ नॉइज घर में, इन द हाउस, चिल्ड्रन मेक अ नॉइज इन द हाउस, बच्चे घर में शोर मचाते हैं। अब देखिए दूसरा देखते हैं, लड़कियां नहीं नाचती हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, लड़कियां। अब ये नेगेटिव है या एफर्मेटिव है, नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया। तो अब इसमें हम नेगेटिव का रूल देखेंगे। नेगेटिव का रूल क्या कहता था, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो गर्ल्स। अब इसमें डू या डज, तो अब आप बताइए डू लगेगा या डज लगेगा, डू लगेगा, क्योंकि ये जो लड़कियां शब्द है वो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ डू। उसके बाद नॉट, फिर मेन वर्ब क्या है, नाचती हैं, तो डू नॉट डांस। इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद नॉट और फिर मेन वर्ब। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं, गर्ल्स डू नॉट डांस। अब देखिए मोहन शहर जाता है, तो ये क्या है, एफर्मेटिव है, तो क्या होगा, मोहन गोज टू द सिटी। इसमें हमने ES लगाया क्योंकि यहाँ पर मोहन क्या है, सिंगुलर है। अब आगे देखिए, लड़के खाना नहीं बनाते हैं, तो ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि इसमें नहीं आ गया, तो क्या होगा, बॉयज डू नॉट कुक द फूड। हमने यहाँ डू क्यों लगाया, क्योंकि ये प्लूरल है, सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, प्लूरल है, तो बॉयज डू नॉट कुक द
फूड। अब देखिए आज की वीडियो में केवल इतना ही था। इससे आगे का मैं आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पार्ट 2 लाऊंगी, जिसमें आपको इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव पढ़ाया जाएगा। पार्ट 2 में आपको इंटेरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव पढ़ाया जाएगा। अगर आप चाहते हो वो वीडियो जल्दी आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।